तो हेलो गाइस, आ गए हम वापस। आज सिलेबस वीडियो के साथ आए हैं जैसे कहा था। तो मैं एक बार अपने बारे में वापस बता देता हूँ। मैं हूँ केशव अग्रवाल और मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा हूँ, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मैं आपको सिखाऊंगा फिजिक्स एनसीईटी आईटेप 2025 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, कैसे वो एक दूसरे पर क्या फोर्स लगाते हैं और क्या एनर्जी जनरेट करते हैं। मतलब कोई अगर दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के अराउंड रहते हैं तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द कंजर्वेशन, बेसिकली चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज का ऐसे ही नहीं वैल्यू बिगड़ सकता है। फिर कूलम्स लॉ आता है, इससे हम देखते हैं कि एक दूसरे पर क्या कैसा फोर्स लगाते हैं। और सिर्फ दो पार्टिकल्स नहीं, हम मल्टीपल पार्टिकल्स के बीच में देखेंगे, तो इसलिए आते हैं मल्टीपल चार्जेस। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं हम, बेसिकली फोर्सेस ऐड कर देते हैं, बट डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होता है कि चार्ज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मान लेते हैं एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर एक प्लेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्क्वायर में चार्ज भरे पड़े हैं। फिर आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक एरिया है रहता है, मतलब एक चार्ज इस रीजन में, इस जगह में कैसा एक फील्ड टाइप का क्रिएट करता है कि दूसरा चार्ज अगर उसमें आ गया तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज का, या फिर एक डाइपोल का। डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज थोड़े डिस्टेंस पे रखे रहते हैं, तो इनको डाइपोल बोलते हैं। और इनका हम देखते हैं कि कैसा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, कैसा फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम अच्छे से देखेंगे। इससे हम डिफरेंट चार्जेस का हम निकाल सकते हैं कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। जैसे इसका एप्लीकेशन हो जाता है कि हम इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, एक बहुत लंबी वायर है, उसका हम निकालेंगे कि इसका इस वायर के अराउंड फोर्स कैसा रहता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहती है। फिर इन्फिनिट प्लेट शीट जैसा बता रहा था मैं। फिर एक थिन स्पेरिकल शेल, एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल, इसके अंदर और बाहर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम एनर्जी जैसे सोच सकते हैं कि मैं जो बता रहा था पहले, अगर चार्जेस रहते हैं एक दूसरे के अराउंड तो पोटेंशियल एनर्जी रहती है उनमें। तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेट करते हैं। हर एक चार्ज उस एक जगह पर उसके हिसाब से एक पोटेंशियल निकालते हैं, और उस जगह का नेट पोटेंशियल सारे चार्जेस के उस जगह पे पोटेंशियल का इक्विवेलेंट रहता है, कि सारे पोटेंशियल को ऐड कर देंगे हम। जिधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट। फिर डाइपोल, क्रिस्टल चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ये सब हम पढ़ेंगे अच्छे से। फिर आता है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स बेसिकली वो रहते हैं जो जो चार्जेस को फ्लो अलाउ करते हैं, और इंसुलेटर्स अच्छे से फ्लो नहीं करने देते हैं। फ्री एंड बाउंड चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक्स, ये सब मीडियम्स की प्रॉपर्टीज जैसी है। फिर आता है हमारा कैपेसिटर्स और उनका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर एक यूनिक डिवाइस रहता है, मतलब वो चार्ज स्टोर कर लेता है। तुम उस पर जितना चार्ज भेजोगे वो स्टोर करता जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक स्टोर करता जाता है। तो फिर उससे काफी अच्छी चीजें बन जाती है। फिर इनका नेट कैपेसिटेंस कितना रहता है, कि दो कैपेसिटर्स को एक साथ डाला है, सीरीज में डाल दिया, पैरेलल में डाल दिया, ये सब हम देखेंगे। फिर ये एनर्जी स्टोर, कितना एनर्जी स्टोर कर पाता है वो। तो जाते हैं हम अगले चैप्टर पर। तो अगला चैप्टर आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पिछले चैप्टर से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि दोनों में चार्जेस ही होते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी हमें पिछले 11th की फिजिक्स की। ये पूरा 12th अलग ही है, मतलब तुम अगर 11th भी उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी हम 12th अच्छे से कर पा रहे हैं। एनसीईटी के लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि एनसीईटी में बेसिक्स रहता है। इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली मैंने एक सर्किट बना दिया, तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, किस टाइप का फ्लो करेगा, डीसी करंट, एसी करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं एक मेटालिक कंडक्टर में, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के लिए होता है, कि हमारा रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज का कैसे वेरी कर रहा है। रेजिस्टेंस वी आर कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। बेसिकली हमने एक सर्किट में करंट फ्लो किया, तो कितना पावर लॉस हो रहा है, कितना पावर हम दे रहे हैं।
रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे वेरिएट करता है टेम्परेचर के साथ, ये हम देखते हैं। इंडोर ये सब सेल की प्रॉपर्टीज टाइप है कि उसके अराउंड कितना वोल्टेज डिफरेंस रहता है। किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो किरचॉफ लॉ से हम देखते हैं कि हम, ये मेथड है बेसिकली फाइंड करने का कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना वोल्टेज डिफरेंस है किसके अक्रॉस। व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल ब्रिज रहता है, स्पेशल सर्किट रहता है जिसमें इजीली हम फाइंड कर पाते हैं कि कितना रेजिस्टेंस रहता है, कि उससे हम करंट, हम पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, ऐसे ब्रिज बना देते हैं। हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो इधर और इधर वोल्टेज डिफरेंस जीरो कर देते हैं, और तो फिर हम क्लेम करते थे कि ये रेजिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों रेशियो सेम है मतलब। चलते हैं आगे। तो इसमें आता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने एक वायर ले लिया, उसमें से करंट पास किया, तो हम देखते हैं कि ये जो करंट है वो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है इस वायर के अराउंड। तो यही होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और वो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स पे अफेक्ट करता है ज्यादा। फिर हम देखते हैं बायो-सावर्ट लॉ। तो इससे हम फाइंड करते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना रहता है, डायरेक्शन कितना रहता है। वही उसका एप्लीकेशन टू करंट करेंट लूप। एम्पियर्स लॉ से हम करंट फाइंड कर पाते हैं। एम्पियर्स लॉ थ्रू थ्रू हमारा गॉस लॉ जैसा हम समझ सकते हैं। वो काफी एप्लीकेबल रहता है और काफी यूजफुल रहता है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो और उसमें अगर एक चार्ज जा रहा है हिल के, तो फिर उस पर कितना फोर्स लगेगा, कैसे फोर्स लगेगा, ये हम मैग्नेटिक फील्ड में भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमने किया हुआ है, फोर्स और करंट करंट है। ठीक है। अभी हम पहले हमने चार्ज देखा, अभी हम करंट करेंगे, कंडक्टर देखेंगे कि पूरा हमारा एक चार्ज नहीं, हमारा पूरा करंट जा रहा है, तो हमारा कैसे फोर्स लग रहा है उस पर। फोर्स बिटवीन दो, हमारे पास दो पैरेलल वायर्स है जिसमें करंट जा रहा है, तो उनपे कैसे फोर्स लग रहा है। फिर टॉर्क आ जाता है हमारा। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं, बहुत बहुत छोटे करंट चेंजेस। और उससे हम एमीटर भी बना सकते हैं और वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। मतलब प्रॉपर नहीं रहता एकदम, बट काम चल जाता है। करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल कर रहा था, उस उससे रिलेटेड है ये। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वही जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, वही है। और ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये सबसे इसकी प्रॉपर्टीज है, हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। ये भी हमारा पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, सब रिलेटेड जा रहा है अब तक। तो इसमें क्या होता है, अगर, तो फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, वो अगर वो अगर एक जगह से पास करा तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था। और अब जब ये वेरी करता है टाइम के साथ, तो ये तो ये वोल्टेज क्रिएट कर देता है। तो फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में, तभी समझेगा अच्छे से। तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। फिर फैराडेस लॉ से हम फाइंड करते हैं कि इसका वैल्यू क्या रहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और फिर कितना करंट फ्लो करता है। ये सब हम लेंज लॉ और फैराडेस लॉ से फाइंड करते हैं। एडी करंट्स भी देख लेंगे हम। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट्स मतलब करंट ही होता है बेसिकली, बट थोड़ा अलग टाइप का करंट होता है। उसमें एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू नहीं रहता है, उसमें वैल्यू ऊपर नीचे होता है। पी की वैल्यू रहता है, आरएमएस वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, ये सब एक ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के पार्ट्स होते हैं। मतलब जो उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं होता, उसमें अलग टाइप के रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस होते हैं, इम्पीडेंस होते हैं, कैपेसिटर्स भी आ जाते हैं इसमें। एलसी ऑसिलेशंस, हमारा जो करंट रहता है वो ऑसिलेट करता है दो वैल्यूज के बीच में, मतलब सिर्फ दो नहीं, दो पीक रहते हैं, प्लस पॉजिटिव माइनस माइनस। पावर कितना होता है इसमें, पावर डीसी सर्किट से थोड़ा अलग रहता है क्योंकि करंट वैल्यू फिक्स नहीं है ना। एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वेव्स में देखते हैं हम कितने डिफरेंट टाइप्स के वेव्स रहते हैं, और वो कैसे डिवाइडेड रहते हैं। वो उनकी वेलेंस और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई करते हैं कि ये ऐसा है, ये दूसरा टाइप का है। फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि कितना तेज जाता है ये, कितना, क्या कलर हो सकता है इसका, और उनके प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं थोड़े। ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, ये सब मोस्टली हम उसमें कवर करेंगे।
फिर आते हैं हम ऑप्टिक्स पर। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर इससे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इधर हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाता है। तो इससे हम डायरेक्टली फाइंड कर पाते हैं कि अगर हमारे पास मेरा रेयर लेंस है, तो फिर कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखने पर कितना डिस्टेंस पर इमेज आएगा। तो इसी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो सब देख लेंगे हम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन से थोड़ा अलग रहता है। लाइट पूरा रिफ्लेक्ट वापस नहीं आता, थोड़ा मुड़ के दूसरे मीडियम में चले जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पूरा वापस आ जाता है। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, इस पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ये भी है। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म, पैटर्न ऑफ लाइट, ये सब रियल वर्ल्ड फिनोमेना है कि जो लाइट का कलर, स्काई का कलर है, वो ब्लू क्यों दिखता है हमें। सन है वो रेडिश क्यों लगता है सनराइज और सनसेट पर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, हाँ वेव ऑप्टिक्स में हम ये देखते हैं कि हमारे वेव नेचर, बेसिकली एक पार्टिकल जब हिलता है उसको एक वेव, जैसे वो पार्टिकल जैसे हिलता है एक स्ट्रेट लाइन में, या फिर वेव जैसे ऊपर नीचे करके हिलता है। तो फिर ये स्टडी करेंगे हम कि और अगर वो करता है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ये बेसिकली हम जैसे लाइट का करते हैं। एक पार्ट लाइट हम पहले पार्टिकल जैसे देखते हैं ना लाइट को, उससे रिफ्लेक्ट कर देते हैं पूरा। फिर अगर वेव जैसे रहता है तो फिर इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल से इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लॉस प्रूफ करेंगे। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। वो एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। उसमें हम दो छोटे होल्स के थ्रू लाइट को अगर पास कराते हैं और फिर एक स्क्रीन पे देखते हैं दूर पे, तो हमें डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं। तो हम उन पैटर्न को ऐसे देखते हैं कि भाई कितने डिस्टेंस पर कैसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। हम करेंगे अच्छे से उसे। YDSC भी बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स होल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फ्रिंज में बेसिकली वही जो पैटर्न है, कितने डिस्टेंस के लिए कितना पैटर्न दिख रहा है। कोहेरेंट सोर्सेस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। फिर आता है हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसमें बेसिकली वही हम पार्टिकल नेचर और वेव नेचर पे थोड़ा और देखते हैं। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है हमारा पार्टिकल नेचर पर, कि भाई पार्टिकल एमिट किया हमने, तो फिर उसने कितना एनर्जी यूज कर लिया एमिट होने को, फिर कितना काइनेटिक एनर्जी बचा। इंस्टेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्शन, वही काइनेटिक एनर्जी वाला। फिर मैटर वेव्स, बेसिकली हम वेव नेचर स्टडी करेंगे डी ब्रॉगली से। फिर आते हैं हम एटम्स और न्यूक्लियर पे। एटम्स और न्यूक्लियर पे हम स्टडी करेंगे, ये केमिस्ट्री जैसा ही है, 11th का केमिस्ट्री। तो बेसिकली एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, बोहर मॉडल क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कॉम्बिनेशन साइज ऑफ न्यूक्लियस, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। फिर रेडियोएक्टिविटी देखेंगे कि एटम्स जब डीके करते हैं तो अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं, गामा पार्टिकल एमिट होते हैं, वो कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे पार्टिकल में। फिर मास एनर्जी रिलेशन की, कि अगर मास अगर लूज हो रहा है तो फिर कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, और ठीक है। फिर आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली हमारे डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे कंडक्टर्स हो गया, इंसुलेटर्स हो गया। तो इन सब में जो इलेक्ट्रॉन, मतलब चैप्टर में समझेगा अच्छे से, वो तो समझ में आ रहा है। ये डायोड करंट थोड़ा बताते हैं। डायोड बेसिकली क्या होता है, हमारा जीरो डायोड एक बता देता हूँ। वो सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउ करता है, दूसरी डायरेक्शन में वो करंट का फ्लो अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसमें वो फिर ब्रेक डाउन आ जाता है उसका। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, वो ये कि फॉरवर्ड में करंट फ्लो अलाउ करता है अच्छे से, रिवर्स बायस में वो करंट फ्लो नहीं करने देता, वो खुद के अराउंड एक छोटा सा वोल्टेज फिक्स रखता है। उसे रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं। जैसे हम एसी सिग्नल रहता है, उसमें हमारा वोल्टेज पॉजिटिव पे रहता है, नेगेटिव पे रहता है। अगर डायोड को ऐसा कर दे कि सिर्फ पॉजिटिव पे करंट को अलाउ करेगा, तो हम नेगेटिव करंट को ऐसे निकाल सकते हैं करंट से। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। तो हम अभी बात करते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए तो हम स्टार्ट से पढ़ेंगे। चलिए तुम्हें अच्छे से बताएंगे, डेरिवेशंस भी कराएंगे और प्रॉब्लम्स भी कराएंगे। मेन प्रॉब्लम्स कराएंगे हम, ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि कैसे करना है। और हम PYQ से प्रॉब्लम्स करेंगे, ताकि हमें एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम्स कर पाए जो आएंगे। और वीडियोस तो काफी रेगुलरली आएगी, क्योंकि अभी कम टाइम बचा है मालूम है।
हमारा एग्जाम मई से भी जल्दी आने वाला है। तो फिर और हम एंड में प्रॉब्लम सेट्स भी कराएंगे। हमारे पास काफी सारे प्रॉब्लम सेट्स है, उनसे पूरा पेपर हम मिलकर सॉल्व करेंगे। और हम तुम्हें प्रैक्टिस के लिए होमवर्क क्वेश्चंस भी देंगे हर वीडियो में, तो वो जरूर करना और हम अगली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली वीडियो जल्दी आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।